तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एनआई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 593 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले फ्रेडोस किंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यानमो को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने के नजारे को देखते हुए कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और तभी हमें उसके सामने के नजारे को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि किंग यानमो की यिन और यान फ्लेम्स को अपनी कंट्रोल में करके उन्हें कंडेंस करके छोटा कर लेता है और उन्हें अपनी बॉडी में रिफाइन कर लेता है। होता हुआ देख करके यानमो अपना मुंह फाड़ करके सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है, जबकि वो किंग उस सब के लिए यानमो को शुक्रिया करता है। और फिर इस सब के बाद में यानमो के पास में वो किंग से जीतने के लिए और कोई भी पैतरा बाकी नहीं रह गया होता है। इसलिए आगे वो अपनी बेकारी की कोशिश ना करते हुए ऑलरेडी अपनी हार मानते हुए नीचे उतर आता है और वो किंग से कहता है कि मैं अभी भी हार गया। तो किंग, तुम वाकई में इस वेस्टलैंड के सबसे बेस्ट टैलेंट कहलाने के लायक हो। तो वो किंग उससे पोलाइटली तरीके से कहता है कि ब्रदर यान, तुम वाकई में काफी ज्यादा काइंड हो। और सच कहूँ तो जब हम दोनों की डोमेन्स एक दूसरे से टकराई थे, तो मेरा भी पसीने छूटने लगे थे। और फिर जिसके बाद में मैं ब्रदर यान से सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे ही जीत सकता था। इस पर यानमो भी उससे कहता है कि हाँ, अब मुझे ज्यादा दिलासा देने की कोशिश मत करो और इस तरीके से तुम्हें मेरी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि तुम अभी भी मेरे खिलाफ काफी ज्यादा मजबूत खड़े हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जिस पाथ पर चल रहे हो और तुमने एंड पॉइंट पर जीत हासिल करने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टनेस का ही इस्तेमाल किया, वरना तो अगर ऐसा नहीं होता तो जब हम दोनों की डोमेन्स एक दूसरे से जाकर के टकराई थी, तो तब मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता। इस पर वुकिंग उससे कहता है कि ब्रदर यान, हमारे इस तरीके सब कुछ क्लियरली कह देने वाले नेचर को काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ, पर फिर भी तुम अभी भी एक चीज के लिए बिल्कुल गलत हो, और वो ये है कि मैं बहुत पहले ही हार चुका हूँ। इस वेस्टलैंड के सबसे बेस्ट टैलेंट का टाइटल ऑलरेडी चेंज हो चुका है। इतना कहकर के फिर वुकिंग येलिन की ओर देखने लगता है। इससे यानमो को ये क्लियर हो जाता है कि वो येलिन की बात कर रहा है। यानमो भी उससे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो दोनों ही बिना किसी मर्जी को शो कराए पावर के पाथ पर चल रहे हैं, और उन्हें देख करके कभी भी उनके ऊपर आसान आना, ये चीज तुम्हें ही कमजोर बनाएगा। और तुमने तो खुद अपनी आंखों से ये देखा ही होगा, तुम्हारे जूनियर ब्रदर किस तरीके से ब्रूटली तरीके से अपने सिर्फ एक ही पंच के साथ में एक बंदे को खत्म कर डाला था, जबकि ज़ूफेन ने बिना किसी पश्चाताप के सोल्स को मिटा दिया था, और उसने मुझे तब एक बड़ा घाव दे करके छोड़ दिया था। वो दोनों ही लोग एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इसलिए इस चीज का यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि कोई मॉडेस्ट और जेंटल सामान्य व्यक्ति उनका पूरी तरीके से अच्छे से सामना भी कर पाए। मगर फिर भी तुम हमेशा ही मेरे लिए इस वेस्टलैंड के सबसे ज्यादा बेस्ट टैलेंट रहोगे, क्योंकि वो दोनों तो ऑलरेडी मॉन्स्टर्स हैं। मॉन्स्टर्स साले ह्यूमन कहाँ हैं? ये सब कहते हुए यानमो भी इस तरीके से वो किंग को दिलासा देता है, और फिर वहाँ से अपनी हार मान करके जाते हुए कहता है ठीक है, फिर अब मैं ये मानता हूँ कि तुम जीत गए। सभी लोगों को इस बात के बाद में फिर ये भी क्लियर हो जाता है कि इस मैच को जीता है वो किंग ने। वो किंग वहाँ से अपने मैच को क्लियर करने के बाद में स्टेज से जाने लगता है। इसी तरीके से आगे कई सारे मैचेस शाम तक होते रहते हैं, ऑफ कोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं जाएंगे। इसलिए सीधे हमें रेफरी एलर को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों को अनाउंस करते हुए कहते हैं ठीक है, फिर अब जब आखिरकार सुपीरियर 3 सेक्टर के ये सभी मैचेस खत्म हो चुके हैं, तो मैं सभी लोगों को बता दूं कि इन मैचेस में सबसे फर्स्ट नंबर पे आया है अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, जबकि दूसरे नंबर पे आया है हेलियन फ्लेम सेक्ट, और आखिरी पे आया है यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट। अब इन सुपीरियर 3 सेक्टरों को चैलेंज करने के मैचेस आज से 3 दिन बाद शुरू किए जाएंगे, और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ में अनाउंसर लड़के अनाउंस करते ही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे उन मैचेस को देखने आए सभी लोग और खेलने आए सभी प्लेयर्स वहाँ से वापस अपने अपने कोर्टयार्ड में जा रहे होते हैं। तभी हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी बालकनी में खड़ा उन लोगों को जाता हुआ देख रहा होता है, और इतने समय भाई की नजरें कहीं और नहीं बल्कि अपने कट्टर एकदम जाने दुश्मन के ऊपर यानी कि येलिन के ऊपर थी, जो कि वो भी ये सेंस कर लेता है। वो भी वहाँ पर ज़ूफेन को देख करके स्माइल करते हुए कहता जाता है बस 3 दिन का इंतजार, और 3 दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। पर भाई ज़ूफेन भी कहाँ उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पीछे हटता है, वो भी अपने ऑरे को रिलीज कर उसे ये संकेत दे देता है। हमें ज़ूफेन के पीछे वेनिवल गुई को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन से कहते हैं कि बच्चे वो वाकई में काफी ज्यादा डरावना है। फिर ज़ूफेन भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि हाँ, ये वाकई में है, और मुझे लगता है कि उस बंदे के पहले के वो एक्शंस, जब पिछली सुपीरियर 3 सेक्टर की टीम बैटल, पिछली सुपीरियर 3 सेक्टर का वो लास्ट सेंस सही में बेहद ही ज्यादा रोमांचक हुआ होगा। हेलियन फ्लेम के सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन 9 के 9 डिसाइपल्स को अकेले ही उस बंदे ने हरा डाला, मगर इस मॉन्स्टर येलिन की वजह से बाकी के सुपीरियर 3 सेक्टर की स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा कम हो चुकी है। इस पर ज़ूफेन के पीछे से वेनिवल यान भी कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि ज़ाओ डेजे भी उसकी वजह से बेहद ही ज्यादा शर्मनाक हो चुका है, और उसने तो यहाँ तक कि सब कुछ स्वीकार भी कर
कर लिया है। तो तब इस पर जूफेन भी सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेट के लिए इस रैंक तक पहुंचना भी एक काफी बड़ी सफलता है और हमारे पास में उन्हें चैलेंज करने के लिए कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। इधर ये लिंग भी वाकई में एक बहुत ही बड़ा फ्रीक और सन की है। पास में एक सीक्रेट बेस्ड एक विनाशकारी ड्रैगन एंसेस्टर है जो कि यहाँ तक कि सीक्रेट डोमेन में भी एक विचित्र प्राणी होगा। हालांकि किसी अजीब से कारण की वजह से हम दोनों के अंदर की सीक्रेट बेस्ट की पावर्स एक दूसरे को देख करके गूंज पड़ी। मगर लेकिन अगर मैं आज भाग जाता हूँ तो मेरे दिल में हमेशा के लिए ये पश्चाताप रह जाएगा। तो इधर जूफेन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से वेंटाओ आ जाता है। कि वेंटाओ उसके पीछे से कहता है कि ओ लगता है कि ब्रदर जू डर रहे हैं। इस पर जूफेन भी अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उसे घूरते हुए उससे कहता है मुझे बताओ कि आखिर मैं कहाँ से तुम्हें डरा हुआ लग रहा हूँ। इस पर दो जेंटल सॉर्ड यानी कि वेंटाओ भी घबराते हुए उससे कहता है कि ब्रदर जू मैंने बस ये देखा था कि तुम्हारे पाँव कांप रहे थे इसलिए मैंने सोचा था ये सब अल्टीमेट सेलेस्टियल सेट के उस लिटिल मॉन्स्टर की वजह से हो रहा है। लेकिन अब मैं सामने से ये क्लियरली देख पा रहा हूँ ब्रदर जू तो बिल्कुल भी डरे हुए महसूस नहीं हो रहे हैं बल्कि वो तो उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। फिर तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आप हमारे विपरीत आगे बढ़ सकते हैं। पर जूफेन वेंटाओ से कहता है कि हाँ मगर तुम भी तो अब यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टरों के हेड कहलाए जाओगे। इस पर वेंटाओ कहता है कि जबकि आप उस समय आराम से चले गए थे लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारी सोल्स काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुकी हैं। यहाँ तक कि कई सारी मेडिकल पिल्स को खाने के बावजूद भी हमें यहाँ पर हील होकर रिकवर करने में 1 साल लग जाएगी। इसलिए मुझे डर है कि हमें यहाँ पर इस फाइट को रोकना होगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइट को हार चुके हैं। इसलिए हम पहले ही अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं और क्योंकि हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ ब्रदर जू हजारों सालों तक अभी तक कोई भी सुपीरियर 3 सेक्टरों तक चढ़ाई करके उनकी पोजीशन तक नहीं पहुंच पाया है और हम लोग अभी और ज्यादा उन्हें हिला नहीं सकते। गाइस अब ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है और कल्टीवेशन इस भूमि पर जहाँ पे कि हम दाव का अनुसरण करते हैं इसलिए हर कदम बिना रुके उठाया जाना चाहिए। वेंटाओ के इस तरीके की बातें सुनकर तो जूफेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सब कुछ समझने के बाद में हल्की से स्माइल करने लगता है। इसके बाद जूफेन खुश होते हुए पोलाइटली तरीके से वेंटाओ से कहता है वेंटाओ मुझे इस तरीके का ज्ञान देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद में वेंटाओ भी वहाँ से चला जाता है। जूफेन बैल्कनी के नजारे को देखते हुए आगे बढ़ते हुए दोनों वेनेवेल से कहता है ठीक है फिर अब हम लोग सबसे पहले वापस चलते हैं। इसके बाद में वो फिर से उस अरीना की ओर देखने लगता है और कहता है कि ये लिन ड्रैगन एंसेस्टर। इधर जूफेन इतना कहीं पता है कि अचानक से बड़ी तेजी से एक आदमी उसके पीछे जाता है। इसके बाद में जूफेन को जरा भी सेंस नहीं होता और अगले ही पल वो आदमी पलक झपकते ही जूफेन को पकड़ कर कहीं दूर जंगल में ले आता है। उसे सीधा वहीं पर नीचे जमीन पर फेंक देता है। क्योंकि ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि जूफेन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपने आप को संभालते हुए अपने सर को पकड़ के उठता है और अपने सामने के उस बंदे को देखने लगता है तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा दारूबाज डान किंग शैन होता है। जिसे देख करके तो भाई जूफेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये तो डान किंग शैन है। डान किंग शैन के इस तरीके सीरियसली चेहरे को देख करके तो जूफेन भी काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ये इतना ज्यादा गुस्से में क्यों दिख रहा है और आखिर ये मुझे यहाँ पर उठा करके क्यों लाया है, क्या ऐसा हो सकता है उस सब